Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well. Today's our topic of discussion is biosphere, in which we discuss all about biosphere, its level, major biomes, and interaction of different living organisms within an biosphere. So let us start our topic. So, biosphere is a region of the earth that encompasses all living organisms, plants, animals and bacteria. बायोस्फीयर में हमारे पास तमाम पौधे, जानवर और बैक्टीरियाज इंक्लूड होते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को दूसरे तमाम प्लैनेट से डिस्टिंग्विश करता है। अब बायोस्फीयर में बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड द टर्म बायोस्फीयर वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट व्लादिमीर वर्नड्स्काई इन 1920s। इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, इकोस्फेयर, एंड इको मीन होम। बायोस्फीयर में हम देखते हैं कि हमारे पास हमारी अर्थ पे कौन कौन से स्फेयर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमने पीछे पढ़े थे 3 स्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बायोस्फीयर में ये तीनों स्फेयर कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। द बायोस्फीयर इंक्लूड द आउटर रीजन ऑफ द अर्थ, लिथोस्फेयर। अब जो आउटर रीजन है ना अर्थ का, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर, और जो लोअर रीजन है एटमॉस्फेयर का, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ये सब बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं। It also includes the hydrosphere, the region of the lakes, oceans, streams, ice and clouds comprising the earth water resource. इसमें हमारे पास वाटर हाइड्रोस्फेयर के तमाम यानी वाटर बॉडीज़ भी इंक्लूड होते हैं। Traditionally, the biosphere is considered to extend from the bottom of the ocean to the highest mountains top. इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ओशन की डेप्थ से लेकर हाईएस्ट माउंटेन टॉप तक इसकी एक्सटेंशन है। आ लेयर विद एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर, और इसकी एवरेज थिकनेस है 20 किलोमीटर। अब हमने ओशंस की डेप्थ की बात की तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि समुद्र की गहराई में बहुत से बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो भी तमाम बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं। अगर हम बायोस्फीयर की अपनी अर्थ के हिसाब से उसकी बात करें, उसकी थिकनेस की, तो हम कह सकते हैं कि इट्स थिकनेस इज़ एनालोगस टू द थिकनेस ऑफ स्किन ऑन एन एप्पल, and the bulk of the living organism actually lie within the smaller fraction of the biosphere। और मतलब अगर हम इसकी देखें कि इसकी थिकनेस कितनी है, तो ओशन की सरफेस से 500 मीटर बिलो एंड 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल इसकी टोटल थिकनेस बनती है। और इसमें बहुत से इंट्रैक्शंस पाए जाते हैं, बहुत से बायोटिक फैक्टर्स नॉन बायोटिक फैक्टर के साथ इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो सब भी बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं। अब हमारे इन्वायरमेंट में 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में हमारे पास लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब बायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। और एबायोटिक फैक्टर में हमारी एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब हमारे पास एबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग और थिंग्स में आ जाती हैं। और हमारे पास बायोस्फीयर में ये बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, एक रिलेशनशिप बना रही होती हैं, एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। तो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट इज़ अ साइंस नोन एज इकोलॉजी। अब हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक फैक्टर्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। इको इज़ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इको मीन होम एंड लॉजी मीन स्टडी, सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ होम। The ecology of the earth can be studied at various levels, at individual level, population level, community level, ecosystem, biome and the entire biosphere। अब हम इसको देखेंगे कि हम इकोलॉजी को कितने लेवल्स पर स्टडी कर सकते हैं। The variety of living organisms that inhabit an environment is the measure of its biodiversity। अब हमारे पास एक इन्वायरमेंट में जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रही हैं, उनकी जितनी वैरायटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो हमारे पास वो हमें बताती है कि इस इन्वायरमेंट में इस प्लैनेट पे कितनी डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को देखने के लिए हम उनका इंट्रैक्शन चेक करते हैं कि एक इन्वायरमेंट में कितनी वैरायटीज़ पाई जा रही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओरिजिनेशन ऑफ बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर की इब्तिदा कैसे हुई। सो इट एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 3.5 बिलियंस ईयर अगो। बिफोर दैट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी।
3.5 बिलियन ईयर अगो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरियाज एंड आर्किया। अब ये जो प्रोकैरियोट्स थे ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे और ये सर्वाइव करते थे विदाउट ऑक्सीजन। अब से ये सर्वाइव तो विदाउट ऑक्सीजन कर रहे थे, लेकिन इनमें एक फिनोमेना डेवलप हुआ जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके शुगर और कार्बन ऑक्सीजन की सिंथेसिस करते थे, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डेवलप हुआ। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन की अमाउंट इन्वायरमेंट में बढ़ती चली गई और एक वक्त आया कि अमाउंट इतनी बढ़ गई कि वो किसी भी लाइफ की सर्वाइवल के लिए काफ़ी हो गई। और फिर इसकी वजह से इट अलाउ मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व। बहुत से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, बहुत से कम्प्लेक्स प्लांट इवॉल्व हुए और बहुत सी नई वैरायटीज़ एनिमल्स और प्लांट की इवॉल्व हुई इस पूरे प्रोसेस के बाद। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेवल्स ऑफ बायोस्फीयर, यानी हम बायोस्फीयर को या इकोलॉजी को किस लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल आता है, यानी इंडिविजुअल लेवल, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप एंड बायोस्फीयर। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और एक होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो दे आर द सेल्फ फीडर्स दैट यूज लाइट और केमिकल एनर्जी टू मेक फूड। ऑटोट्रॉफ्स में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाती है प्लांट्स की, जो कि लाइट को और केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी फूड को खुद सिंथेसिस कर लेते हैं। एंड द सेकेंड टाइप्स इज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है एंड दे ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर रिमेन्स। इसमें हमारे पास बैक्टीरियाज और एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फिजिकली एंड जेनेटिकली रिलेटेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्पीशी। अब वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि फिजिकली और जेनेटिकली रिलेट हो रहे होते हैं उनको हम स्पीशीज़ कहते हैं, और हमारी अर्थ पे मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही हैं। इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइज द मेजोरिटी ऑफ स्पीशीज़। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारे पास जो मेजोरिटी है स्पीशीज़ की वो इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, और ह्यूमंस और दूसरे मैमल्स की ओनली अ टिनी फ्रैक्शंस में वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। In an ecological study, a single member of a species or organism is known as individual. एक सिंगल मेंबर जो किसी भी स्पीशीज़ का जो सिंगल मेंबर है उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन की बात करें तो किसी भी एक ख़ास एरिया में अगर एक सेम स्पीशी के इंडिविजुअल रह रहे हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी इन अ गिवन एरिया कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। और इनकी रेंज जो है वेरी कर रही होती है फ्रॉम द फ्यू इंडिविजुअल टू सेवरल थाउजेंड इंडिविजुअल। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास अगर किसी एरिया में बैक्टीरिया के इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं तो उसको हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन कहेंगे। एंड द पॉपुलेशन लिव इन अ प्लेस और इन्वायरमेंट इज़ नोन एज हैबिटेट। जिस जगह पर वो रह रहे होते हैं उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। और कम्युनिटी की बात करें तो हमारे पास जो कम्युनिटी होती है इसमें हमारे पास जो डिफरेंट स्पीशीज़ अगर किसी ख़ास एरिया में रह रही हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आती है एक फॉरेस्ट की, क्योंकि फॉरेस्ट में हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही होती हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट। ये सब चीज़ें एक कम्युनिटी में को बना रही होती हैं, तो उसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। और किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा होगा, और वो फैक्टर हमारे पास होते हैं सनलाइट, एनुअल रेनफॉल, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑक्सीजन लेवल एंड टेम्परेचर। For example, the amount of annual rainfall may determine whether a region is a grassland or forest, which in turn affect the type of animal living there. अब हमारे पास एनुअल रेनफॉल जो है या फिर टेम्परेचर यहाँ पे या फिर वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट कितनी है, ये चंद फैक्टर डिसाइड कर रहे होते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा होगा, इधर इट इज़ ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। सो अगर ग्रासलैंड होगा तो वहाँ पे और तरह के स्पीशीज़ सर्वाइव करेंगी, अगर फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्पीशीज़ सर्वाइव करेंगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है इन फैक्टर्स पे कि वहाँ का माहौल कैसा होगा। नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अगर हम डेफिनेशन देखें तो इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। एक कम्युनिटी के लोग
डिफरेंट यानी स्पीशीज़ जब अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हम उसको कहते हैं ये एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। इकोसिस्टम अक्कर इन ऑल साइज। इकोसिस्टम का साइज भी वेरी करता रहता है। एबायोटिक कंडीशन इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर्स। इसमें भी हमारे पास एक इकोसिस्टम है, हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं और केमिकल फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एनर्जी के फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए एक इकोसिस्टम में हमारे पास एनर्जी फ्लो कर रही होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसकी फीडिंग रिलेशनशिप को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी होती है प्रोड्यूसर्स में यानी प्लांट्स में, और वहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एनिमल में, तो एनिमल से फिर दोबारा ये कैसे पूरे इकोसिस्टम में रिवॉल्व करती है, कैसे साइकिल होती है, तो उसको हम उनके फीडिंग रिलेशनशिप से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस हमारे पूरे सिस्टम में सबसे पहले आ जाते हैं हर्बीवर्स। हर्बीवर्स फीड ऑन प्लांट्स एंड आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब हर्बीवर्स में से पहले हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जिसको हमने पहले पढ़ लिया कि प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स जो हैं अपनी खुराक सनलाइट के ज़रिए खुद ही तैयार कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब हर्बीवर्स क्या करते हैं, ये फीड ऑन प्लांट्स यानी उन प्लांट्स को खा लेते हैं, और इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। हर्बीवर्स के बाद हमारे पास आते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स में एग्जांपल आती है लायन की, हॉक की, किलर वेल्स की, और ये हमारे पास ये हर्बीवर्स को ईट करते हैं, यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं, और इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर हमारे पास ईट करते हैं कार्निवर्स को यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। इसमें हमारे पास ओमनिवर्स भी आ जाते हैं और स्कैवेंजर्स भी आ जाते हैं। ओमनिवर्स हमारे पास वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि प्लांट्स को भी खा लेती हैं और एनिमल्स को भी खा लेती हैं, और इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल आती है ह्यूमंस की। एंड स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और इसमें हमारे पास वल्चर्स हो गया, आंट्स हो गया, फ्लाइज हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में इंक्लूड होते हैं। आफ्टर दैट आ जाते हैं डेट्रेटिव वायरस। तो डेट्रेटिव वायरस जो होते हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट को यानी डेड ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजर कि व्हाट आर द डिकम्पोजर्स। So decomposers, for example bacteria and fungi, also feed on organic waste and dead organisms, but they digest the material outside their body. किसी भी इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के लिए डिकम्पोजर्स बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं एज दे रिड्यूस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। अब जो डिकम्पोजर्स हमारे न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऑब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि फिर प्रोड्यूसर यानी प्लांट जो हैं उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। If the organic substance can be broken down by decomposer, it is called biodegradable. अब हमारे पास biodegradable हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि डिकम्पोज हो जाती हैं, जो कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल थिंग्स भी बोलते हैं। अब हमने देख लिया फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सन है। सन हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है प्लांट्स में। अब प्लांट्स उस एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी फूड तैयार करते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं, लेकिन फिर ये जो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं लाइक ग्रास ऊपर, वो इस प्लांट को फीड करता है, वो इस प्लांट को खाता है और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है प्राइमरी कंज्यूमर में। आफ्टर दैट प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करता है सेकेंडरी कंज्यूमर और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर फीड करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है टर्शियरी कंज्यूमर में। दैट इज़ फाइनली ट्रांसफ़र इनटू फाइनल कंज्यूमर, और फाइनल कंज्यूमर के बाद जो डेथ हो जाती है डिफरेंट प्लांट्स की और एनिमल्स की, उसको डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स यानी फंजाई और बैक्टीरिया, और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है डिकम्पोजर्स में, जो कि फिर अगेन सॉइल में अब्जॉर्ब होते हैं और उसको प्लांट अगेन यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक पूरी फूड चेन बनाते हैं, जैसे कि जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है प्लांट से डिकम्पोजर की तरफ। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास बायोम। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोम। द बायोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलेटिवली लार्ज रीजन्स कॉल्ड बायोम।
बायोस्फीयर को फर्दर डिवाइड किया जाता है कुछ रीजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी इन्वायरमेंट में क्लाइमेट कैसा है और वहाँ पे किस किस्म के ऑर्गेनिज्म रह रहे थे। इस बेस पे जो हम बायोस्फीयर की डिवीजन करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोम्स। And the key factor determining climate are the average annual precipitation and the temperature। अब वहाँ के क्लाइमेट को जो चीज़ें डिटरमाइन कर रही होती है वो वहाँ का एनुअल प्रेसिपिटेशन है कि वहाँ की एनुअल रेनफॉल कितनी है और वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है। एंड दीज फैक्टर इन टर्न डिपेंड अपॉन द जियोग्राफी ऑफ द रीजन। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो उस इलाके की जियोग्राफी क्या है, सच एज लैटिट्यूड क्या है और एलिवेशन क्या है और उसकी माउंटेनियस बैरियर कौन कौन से मौजूद हैं वहाँ पर। एंड द मेजर टाइप्स ऑफ द बायोम्स इंक्लूड, अगर हम मेजर बायोम्स की बात करें तो हमारे पास एक्वाटिक है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड टंड्रा रीजन्स होते हैं। बायोम्स हैव नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती है। इंस्टेड देर इज़ अ ट्रांजिशन जोन कॉल्ड इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है, किसी भी दो बायोम्स के दरमियान जो एक प्लेस होती है, जो एक जगह होती है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। एक ट्रांजिशन होती है जिसमें दोनों बायोम की स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ग्रास लैंड बायोम है और दूसरा डेजर्ट बायोम है, तो जहाँ पे ये ग्रास लैंड ख़त्म होगा और डेजर्ट शुरू होगा तो इन दोनों के दरमियान एक ट्रांजिशन होगी जिसमें ग्रास लैंड की भी स्पीशीज़ सर्वाइव करेंगी और डेजर्ट की स्पीशीज़ भी सर्वाइव करेंगी। तो ऐसी जगह को हम इकोटोन बोलते हैं। In the next lecture, we will discuss all about biomes and hope all of you understand the topic. Thank you very much. Allah Hafiz.